नमस्ते दोस्तों, SK सिंह पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ITI और बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी कराया जाता है। दोस्तों, खास बात यह है कि मैट्रिक की तैयारी मात्र इस चैनल पर के माध्यम से आपको 4 महीना में जो है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दूसरा बात कि हमारा क्लास कब से कब चलता है, तो हमारा क्लास जो है मंडे से फ्राइडे के दिन चलेगा। डेली सुबह 10 बजे आप लोग को ये हमारा एक लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा। दूसरा बात कि सैटरडे के दिन आप लोग को जो है डाउट क्लास चलेगा। कहने का मतलब डाउट का अर्थ ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे जो हम पढ़ाएंगे उसमें से यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा और उसका सॉल्यूशन जो है हम आप लोग को सैटरडे के दिन करा देंगे। तो चलिए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। आज हमारा जो है पहला क्लास है और पहले क्लास में जो है आप लोग का मैथ का पहला लेक्चर हम आप लोग को देने जा रहे हैं। तो चलिए पहले जो है कुछ हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ में हमें क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर है और आज जो है कौन सा चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप लोग को मैथ में 10th क्लास का क्लास 10th टोटल 15 चैप्टर है। कितना है दोस्तों? 15 चैप्टर है। और उसमें से मेरा पहला चैप्टर जो है आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर। आज रियल नंबर के बारे में हम लोग जो है कुछ उसका जो भी मुख्य बिंदु है उसे हम लोग देखेंगे। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो आप चलिए तैयार रहिए। दोस्तों, वास्तविक संख्या पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी हम पढ़ाएंगे उसका PDF आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको जो है ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परमेय और अप्रमेय दोनों के समूह को जो ही वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या आगे चल के 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। आपसे कल को कोई पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आप सिंपल सी भाषा में कह दीजिएगा कि परमेय और अप्रमेय जब दोनों मिल जाता है तो वह संख्या वास्तविक कहलाता है। चलिए अब जो है परमेय संख्या किसे कहते हैं आप थोड़ा सा जान लेते हैं। परमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। हमने कहा वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p मेरा जो है अंश होगा। क्या होगा? अंश। और q मेरा क्या होगा? हर होगा। पहला बात तो देखिए, जैसे कि हम कह दें दो क्या है? परमेय संख्या है। अब कहिए सर 2 ये अंश और हर के रूप में कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो आप जानते हैं कि जहाँ कुछ नहीं होता उसके हर में एक छुपा रहता है। आप बताइए ये p/q के रूप में हो गया ना। तो चलिए जैसे कि 5/6 7/8। घबराइएगा नहीं, आपको एक ऐसा ट्रिक दे देंगे कि आप देखते ही बता दीजिएगा कि परमेय है कि अप्रमेय है। तो ये सारे जो हो गया परमेय संख्या हो गया। दूसरा बात कि q बराबर नॉट 0। ये नोट करने की बात है कि q बराबर नॉट 0 कहने का अर्थ है कि q हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर के जगह 0 नहीं होगा। अगर हर के जगह 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू जो होता है इनफिनाइट हो जाएगा। जैसे कि 5 अगर हम कह दें 0 तो आप कहिएगा सर p/q के रूप में है तो परमेय होगा। नहीं, हमने कहा q बराबर नॉट 0 होना चाहिए, यानी q की जगह 0 नहीं होगा। तो अगर 0 जहां मिलेगा तो कह दीजिएगा ये क्या हो जाएगा? परमेय नहीं है। परमेय नहीं है तो फिर कौन संख्या है? तब ये अपरमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग जो है अब अपरमेय के बारे में जान लेते हैं। अपरमेय का सिंपल से उदाहरण है पहचानने का कि कोई भी संख्या जब रूट में मिले जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले तो वह संख्या जो है अपरमेय हो जाएगा। जैसे में √2
√2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। जैसे कि √3, √7, आप देखिए √9 बताइए, √9 प्रमेय है कि अप्रमेय है? √9 पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना का है? 3 का, तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा, तब ये नहीं होगा, अप्रमेय नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमने कहा छोटी छोटी बातें बताएं, याद रखने का एक ही तरीका है। आपसे कोई पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा प्रमेय और अप्रमेय जब दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा वास्तविक संख्या। कोई पूछेगा कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, यानी हर की जगह कभी जीरो नहीं होगा। अगर हर की जगह जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप अप्रमेय किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो रूट में हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वह संख्या अप्रमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आपको दे दिए हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक हो तो वे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हमने कहा ना कि वास्तविक संख्या प्रमेय और अप्रमेय के दोनों मिलकर ही वास्तविक संख्या होता है। चलिए दूसरा बात कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी वास्तविक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। और नोट करने की बात हमने बताया था कि जहां q बराबर क्या होना चाहिए? नॉट जीरो होना चाहिए। तो देखिए हमने कहा ना p क्या है? p मेरा अंश है और q मेरा क्या है? हर है। और q बराबर नॉट जीरो हमने कहा था, यदि 5/0 रहेगा तो ये प्रमेय नहीं हो सकता। हमने कहा q बराबर नॉट जीरो, यहाँ q की जगह जीरो है और q की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा बात, अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी वास्तविक संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यदि जो प्रमेय नहीं दिखे तो वह अप्रमेय होगा, और जो अप्रमेय होगा सो प्रमेय नहीं होगा। तो यही बात है कि जो संख्या प्रमेय नहीं होगा अप्रमेय हो जाएगा। चलिए अब जो है अपवर्तक या गुणज के बारे में हम लोग जो है जानते हैं। दूसरा बात अपवर्तक या विभाजक के बारे में हम लोग जो जानते हैं। तो आप देखते रहिए, हमें आशा होगा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे जब हम प्रश्न कराएंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आपको 2% भी समझ में आया होगा ना, 2% भी, तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस करके आप देखते चलिए आगे आगे। चलिए अब जो है अपवर्तक या गुणज के बारे में हम लोग जो जानते हैं। देखिए अपवर्तक, किसी संख्या के अपवर्तक वह संख्या है जो उस संख्या के प्राकृत संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए आप कोई संख्या ले लिए, 5 कोई नंबर ले लिए हम। अब इस देखिए प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। आपका डिफिनेशन में प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो, लगातार हो, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का अर्थ हुआ अपरिभाषित, मतलब अनंत तक, आपको जहां तक मन है वहां तक गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। या सीधे कोई पूछे कि आपसे कि बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा आपको गिनती आता है, वहीं प्राकृत संख्या हो गया। जैसे हम गिनती गिन दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये क्या हो गया? गिनती हो गया। तो गिनती को गिन दीजिएगा, वही मेरा प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या कह रहा है कि जब कोई मान लीजिए कोई संख्या है और जब प्राकृत संख्या से गुना कर दीजिएगा तो वह मेरा अपवर्तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तय या गुणज हो जाएगा। जैसे कि कोई भी संख्या से मान लीजिए कि 5 में हमने 2 से गुना कर दिया, ये क्या हो गया? 10 हो गया, ये मेरा क्या हो गया? अपवर्तय हो गया। अपवर्तय कहिए या गुणज कहिए। मान लीजिए कि हम आप कहिएगा सर 2 से काय किए हैं, 3 से भी कीजिए। हाँ ठीक है, 3 से कर दे रहे थे, क्या हो जाएगा? 15 मेरा क्या हो गया? ये भी मेरा अपवर्तय या गुणज हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जो है अपवर्तक या विभाजक के बारे में जानते हैं। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर हमने ले लिया, नंबर ले लेते हैं 15। अब देखिए आपसे कोई पूछे कि 15 का अपवर्तक क्या क्या है, तो देखिए 1 होगा, 15 1 से पूरा कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कटेगा ना। आप कहिएगा सर 2 काहे नहीं लिए, 2 से पूरा कटेगा 15? नहीं कटेगा। इसलिए
दो 15 का अपवर्तक 2 नहीं हो सकता। अपवर्तक वही होगा जिससे पूरा पूरा वो कट जाए। अब देखिए 4 नहीं होगा, 5 होगा, कोई दिक्कत? बोलिए 6 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 6 से 15 नहीं कटेगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। इसी प्रकार जाइएगा तो डायरेक्ट अब 15 आपको मिलेगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि 15 का अपवर्तक की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4। आप कोई पूछे कि 15 का अपवर्तक क्या क्या है, दोनों में देखिएगा, दोनों में कॉमन है। 15 का अपवर्तक की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4। कोई पूछे 15 के अपवर्तक क्या क्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। नहीं समझ में आया होगा, घबराने की कोई बात नहीं। इस पर जो भी प्रश्न हम लोग को मिलेगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, मात्र अभी आपको 2% भी समझ में आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते जितना हम पढ़ा देंगे, पढ़ लेने के बाद आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में प्रैक्टिस से बड़ा कोई चीज नहीं होता। मान लीजिए 18 का आपसे कोई पूछे कि अपवर्तक क्या क्या होगा, तो देखिए हमने कहा अपवर्तक वह संख्या जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो बोलिए 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, उसके बाद बोलिए 3, उसके बाद बोलिए 6, उसके बाद बोलिए क्या होगा, 7 होगा नहीं होगा, 8 होगा नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 11 12 अब नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, 18 होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए, इतना आप लोग को हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे फिर भी कोई घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग जो है अभी सिर्फ इसका थोड़ा सा आपको परिचय करा रहे हैं। आगे जो है जब प्रश्न मिलेगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है अब आगे हम लोग जो देखते हैं। चलिए, तो हम लोग का अब नेक्स्ट है वास्तविक। अब माशा पूर्णांकों का महत्तम सम अपवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो उन पूर्णांकों को पूरी तरह विभाजित कर सके। कहने का मतलब कि आप लोग जो है एचसीएफ पढ़े होंगे, और एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम सम अपवर्तक। ठीक है, मान लीजिए कि हम आपको 12 और 6 का आपसे कोई पूछ दे कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का अर्थ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को जो है डिवाइड कर दे। वहां सिंगल था तो सिंगल का डिवाइड, यहाँ 2 संख्या है तो दोनों को डिवाइड कर दे। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि वो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 6 होगा। तो 12 और 6 का एलसीएम मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, आप निकाल के भी चेक कर लीजिए। 12 और 6 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब मेरा भाजक ही क्या कहलाता है, भाजक ही मेरा एचसीएफ कहलाता है। आप लोगों को जानकारी होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए तो 6 आ गया। इससे पहले कौन कौन संख्या था, पहले देख लीजिए। मान लीजिए कि हम आपको जो है 18 और हम आपको जो है 12 का, आप यदि कोई आपसे पूछ दे 18 और 12 का जो है एचसीएफ बताइए, तो देखिए आप बताइए पहले 18 और 12, पहले 18 का अपवर्तक और 12 का अपवर्तक, ऐसा कोई संख्या बताइए कि जो दोनों को डिवाइड करे। तो देखिए 1 होगा, फिर उसके बाद बोलिए 2 होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा। 4 से 12 का अपवर्तक है लेकिन 18 का नहीं। ऐसा कोई संख्या बताइए जो दोनों का अपवर्तक होना चाहिए। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, उसके बाद कोई नहीं है, क्योंकि 12 जब लेंगे तो 12 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 18 लेंगे तो 18 ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। हमने कहा कि वैसी कोई संख्या बताइए जो दोनों का जो है अपवर्तक होना चाहिए। तो देखिए हमने कहा एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं लासा। लासा का जो है अब हम लोग जानते हैं। लासा को इंग्लिश में जो है शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। इसका पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम सम अपवर्तय। क्या कहते हैं, अपवर्तय, और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है लासा। चलिए अब लासा का डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिए गए पूर्णांकों का लघुत्तम
सम अपवर्तक वह सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है जो दिए गए पूर्णांकों से पूरी तरह विभाजित हो सकता है। जैसे कि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, अब जैसे मान लीजिए हम आपको दे देते हैं 12 और 6, तो 12 और 6 का ऐसा कोई ऐसा संख्या बताइए जो दोनों का जो है वो क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। जैसे बताइए 12 6 का गुणज क्या हो सकता है, 12 होगा। ऐसा कोई नंबर आपको देना है कि जो दोनों का जो है कट जाना चाहिए। जैसे देखिए 12 12 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। वही ने कह रहा है दिए गए पूर्णांकों का लघुत्तम सम अपवर्तक वह सबसे छोटी धन पूर्णांक, सबसे छोटी बताना इसमें सबसे, देखिए एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी। आप कहिए ऐसा 24 भी तो हो सकता है, नहीं, सबसे छोटी बताना है। अब चलिए मान लीजिए एक छोटा सा और नेक्स्ट लेते हैं, 18 और 6 का एलसीएम आपसे कोई पूछेगा तो बताइए 18 का हो जाएगा, 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा और क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो देखिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे छोटा वाला तो क्या होगा, 18 होगा। ये वाला मेरा नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग फिर जानते हैं। जो जो आप रुकिए, आपको नहीं समझ में आएगा घबराने की कोई बात नहीं। हम आपको कह रहे हैं कि बस जितना पढ़ा देंगे उतना आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अभी नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, बस क्या आप जो है देखते चलिए, जब हम प्रश्न कराएंगे उस समय आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब जो है कुछ आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। नहीं उतारे होंगे कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग को समझिए कि जितना पढ़ा देंगे उसमें से एक भी प्रश्न जो है बाहरी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि बस जितना हम पढ़ा देंगे उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम लोग जो है अब अभाज्य संख्या शुरू करते हैं। पहले आपको जो है एक इसका छोटा सा एक उदाहरण बता देते हैं, डिफिनेशन पहले बता देते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या। जैसे मान लीजिए पहले गिनती आप लोग को जो जानते हैं लिख देते हैं 10 तक, ज्यादा नहीं, चलिए 10 ही तक रहने देते हैं। अब देखिए इसमें से क्या करना है, आपको अभाज्य संख्या चूज करना है। हमने कहा वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए एक से बड़ी होना चाहिए, एक नहीं होगा। अब बताइए दो, दो ध्यान रखिएगा एकदम जो बता रहे हैं सो देखते चलिए। दो, दो जो है आप बताइए एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या होगा। चलिए मान लीजिए 3, अब देखिए 3 जो है एक से भी पिटाएगा, देखिए जो दूसरे से नहीं पिटाए, सिर्फ एक से पिटाए और खुद से पिटाए, उसे पीटने के लिए किसी और का हक नहीं है। जैसे आपको मारने के लिए एक गुरु का हक है और एक आपके माता पिता का मारने का हक है, बाकी दूसरा कोई नहीं मार सकता है। मान लीजिए एक क्या हो गया, गुरु जी हो गया, और ये 2 क्या हो गया, वो स्वयं हो गया। तो आप बताइए ये क्या हो गया, देखिए एक से पिटाएगा और नहीं तो 2 से पिटाएगा, तो मेरा 2 हो गया। चलिए 3 आते हैं, एक से पिटाएगा और एक 3 से, ये 3 खुद से पिटाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 भी होगा। 2 से पिटा पाता है, ये 2 पिटता है, इसको कभी नहीं पिटेगा, तो ये इसलिए ये 2 नहीं होगा। अब बताइए 4, एक से तो पिटाएगा पिटाएगा, 2 से भी पिटा जाएगा, तो दूसरे से पिटा गया तो इसमें लतखोर को नहीं चूज करना है, ये नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे, वो खुद से कटे और नहीं तो एक से कटे, दूसरा किसी से पिटा जाए, मतलब कहने का मतलब दूसरे किसी से भी कट जाए तो वह संख्या नहीं हो सकता। अब देखिए 5 देखिए एक से पिटाएगा कोई दिक्कत, 2 से भी नहीं पिटाएगा, 3 भी इसको नहीं पिट सकता, 4 भी नहीं पिट सकता, तो ये 5 भी हो जाएगा। ये जो पिटने के शब्द हम जो बोल रहे हैं कटने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 6, एक से कटेगा कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, दूसरे से पिटा जाएगा तब हम नहीं लेंगे। चलिए 7 बोलिए, एक से कटेगा कटेगा, और ये बोलिए 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 स्वयं से कटेगा, यानी एक से कटेगा
और खुद से कटेगा तो इसका मतलब 7 होगा। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी 9 लेते हैं। अब देखिए 9 जो है, देखिए 1 से तो पिटाएगा, ये ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं पिटाएगा लेकिन 3 से पिटा जाएगा। हमने कहा कि वो खुद से पिटाए और दूसरे किसी से नहीं पिटाना चाहिए और 1 से पिटाए, बस 2 ही आदमी उसको मार सकता है। या तो खुद हमको जो है कोई भी 2 ही इंसान मारेगा, या तो हम खुद अपने आप पिटाएंगे और नहीं तो मेरे पिताजी माताजी मारेंगे। तो अगर इन दोनों के सिवा अगर कोई और मारा तो इसका मतलब हम पूरा पिटौर है। तो जो है दूसरे किसी से पिटा जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। इसी प्रकार 9 देखिए 1 से जो है कट जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, यहां तक अभाज्य संख्या कहलाया। लेकिन जैसे ही 3 आया, 3 से अटैक कर दिया, यानी 3 इसको मारेगा तब ये नहीं होगा। 10 बोलिए 2 से भी पिटा जाएगा, 5 से भी पिटा जाएगा, ये पूरा पिटौर है, तब ये नहीं होगा। तब कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक का अभाज्य संख्या कौन कौन होगा तो कहिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार आगे जो है आप लोग जो है 100 तक जो है क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, बार बार बोल रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, जब हम प्रश्न कराएंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अब अभाज्य का बाद होता है भाज्य। अब देखिए अभाज्य में एकदम सीधा सपाटा लड़का था, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहता था। या तो उसको खुद से पिटाएगा, नहीं तो उसके माता पिता पिटेंगे, दूसरा कोई नहीं पिट सकता है। लेकिन भाज्य जो है ये पूरा पिटौर है, ये जो है किसी से भी पिटा जाएगा। कहने का मतलब कि इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं होगा, और जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं होगा। जैसे कि हम लोग उधर पढ़े हैं, जो परमेय है सो अपरमेय नहीं होगा, और जो अपरमेय है सो परमेय नहीं होगा। उसी प्रकार यदि आपको अभाज्य याद है तो समझिएगा वो भाज्य नहीं होगा। याद दोनों में से कोई एक याद रखना है। यदि भाज्य याद रहेगा तो अभाज्य निकाल लीजिएगा, अभाज्य याद रहेगा तो भाज्य नहीं। अब देखिए एक पहले छोटा सा बता देते हैं। देखिए 2 भाज्य नहीं हो सकता, 3 भाज्य नहीं हो सकता, 5 भाज्य नहीं हो सकता, 7 भाज्य नहीं हो सकता, बाकी सब भाज्य है। चलिए हमने कहा 1 से बड़ी, तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद बोलिए 6, उसके बाद बोलिए 8, उसके बाद बोलिए 9, उसके बाद बोलिए 10। यानी इसमें जितना आदमी है ये सब दूसरे से पिटाने वाला बात है, ये कहीं से भी पिटा के चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है हम लोग का फार्मूला जो है हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपको मान लीजिए कि 2 और 6 दो संख्या दे दे और इसका एक एलसीएम दे दे। मान लीजिए एलसीएम दे दे, एलसीएम जो है मान लीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, और आपसे जो है क्या पूछ दे, एचसीएफ पूछ दे। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जो हम लोग को चैप्टर बनाने में भी, चैप्टर के जो प्रश्नावली बनाएंगे उसमें भी हम लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मान लीजिए आपसे कोई 2 संख्या दे दे और एक एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा, या फिर आपसे जो है एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ देगा, या फिर यह भी हो सकता है कि एक संख्या दे देगा, एचसीएफ एलसीएम दे देगा और दूसरा संख्या आपसे पूछ देगा। तो चलिए इसका एक फार्मूला जो है हम लोग देखते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ, आप दोनों संख्याओं को गुणनफल, जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपसे 2 एलसीएफ एलसीएम दे दे, पहली संख्या भी दे दे, दूसरी संख्या पूछ दे, तब भी हम लोग इस पर बना देंगे। या फिर मतलब ये 3 को दे देगा, एक को आपसे कोई पूछ देगा, 3 को कोई दे देगा, जैसे एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछ देगा, तभी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अब इसी पर देखिए, इसी के आधारित पर जो है 3-4 जो है फॉर्मूला हम लोग का निकल जाएगा। अब आपसे जो है एलसीएम बराबर, अब जिसको निकालना एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बाटा में बोलिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसी प्रकार
HCF बराबर निकाल लीजिएगा। HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में हो जाएगा LCM। इसी प्रकार आप दोगो तो होशियार हैं, दोगो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब यूक्लिड विभाजन परिमिका का नियम पढ़ते हैं। होगा फिर से कहीं चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन परिमिका का नियम अब पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमिका। हम लोग जो है जानते हैं इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। अब देखिए a b q r है क्या, पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको जो है हम लोग जो है भाज्य कहते हैं, और इसको जो हम लोग भाजक कहते हैं, और इसको जो हम लोग भागफल कहते हैं, और यहाँ पर जो है आपका शेषफल होता है यानी शेष। तो देखिए इसको जो है a से डिनोट करते हैं, इसे जो है b से डिनोट करते हैं, इसे जो है q से डिनोट करते हैं, और r से जो है शेष को डिनोट करते हैं। जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया, b मेरा क्या हो गया, भाजक हो गया, q मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया, और r मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया। आप गुमराह तो नहीं ना होइएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि हम कह रहे हैं कि a बराबर bq प्लस r, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, b मेरा क्या हो गया, भाजक हो गया, q मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया, और r मेरा क्या हुआ, शेषफल हुआ। अब देखिए हम कह रहे हैं जहाँ 0 से 12 या बराबर क्या होता है, r होता है। देखिए कभी भी शेष जो है या तो 0 हो सकता है और नहीं तो 0 से 12 भी हो सकता है, लेकिन 0 से कभी छोटा आप कभी शेषफल जो है माइनस में देखे होंगे, कभी देखे होंगे -2 -3 -4, कभी शेष आता है, नहीं आता है। या तो 0 होगा और नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 से 12 ही होगा क्या, शेषफल। चलिए उसके बाद हमने कहा 0 से 12 या बराबर r, और r से 12 क्या होता है, b होता है। मतलब कभी भी ये r से क्या होता है, 12 ही होता है b। अगर यहाँ 2 होगा तो शेष यहाँ 1 होगा, यहाँ शेष कभी 3 नहीं हो सकता, शेष कभी यहाँ 4 नहीं हो सकता। मतलब कभी भी शेष आएगा तो भाजक से कम ही रहेगा। तो समझ गए। तो ये हमारा जो है एक महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूला हो गया, इसे आप लोग याद रखिएगा बस। दूसरा है, आप देखिए यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी परिमिका पर आधारित है। चलिए आप लोग जो है इसी मतलब यूक्लिड विभाजन परिमिका पर ही आधारित है कौन, एल्गोरिथम का नियम। चलिए हम लोग जो है एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कहा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी अवास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने कहा परमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने कहा कि अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में हो, रूट से बाहर नहीं निकले, यानी पूरा जिसका वर्गमूल ना हो वह क्या हो जाता है, अपरमेय संख्या हो जाता है। उसके बाद हमने कहा HCF के बारे में बताया। HCF मतलब कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों जो नंबर दिया हुआ है उसे फैक्टर यानी विभाजित हो जाना चाहिए। LCM का अर्थ कहा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसका गुणज होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि यूक्लिड विभाजन परिमिका बता ही दिए, यूक्लिड एल्गोरिथम बता दिए आपका। उसके बाद बता है फॉर्मूला जो आपको दिए हैं HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कहने का मतलब कि HCF दे देगा और LCM दे देगा, एक कोई नंबर दे देगा तो तीसरा आपसे चौथा नंबर पूछ देगा। यानी वो फार्मूला में बताते हैं कि 3 को कोई देगा और 1 को आपसे कोई पूछ देगा। तो चलिए आज का हम लोग का जो है टॉपिक जो था समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 से हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक मत कीजिएगा, कमेंट भी मत कीजिएगा, लेकिन अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।